जय हिंद साथियों, चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है कि एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो आंसर दिया है, हालांकि वहाँ 4 ऑप्शन होंगे क्योंकि क्वेश्चन बैंक का आंसर है ना। तो वहाँ सिर्फ यहाँ एक आंसर जो वहाँ पहले था एग्जाम में, वही आंसर यहाँ एज इट इज चिपकाया हुआ है। लेकिन एग्जाम में आपके 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से एक ऑप्शन सही था, वो था द्रव्यमान संख्या और परमाणु के संख्या के अंतर को न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है, देखिए, हालांकि यहाँ भले ही एक आंसर दिया हुआ है इस प्रश्न का, किस प्रश्न का, कि एक परमाणु में यानी एक एटम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यानी किसके बराबर होंगे। तो इसके आंसर, अगर आप परमाणु सिद्धांत पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि इसका आंसर सिर्फ एक नहीं हो सकता है, बल्कि इनके अलावे 10-10 आंसर हो सकते हैं। आई बात समझ में? इसलिए मन से पढ़िए, फाउंडेशन बैच लीजिए, फाउंडेशन पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आप एग्जाम देने गए क्वेश्चन बैंक रट के, और वहाँ पे ये आंसर ना आके बाकी उन 9-10 में से कोई एक ऑप्शन आ गया, फिर आप बाहर आके बताएंगे कि अरे यार, मैंने तो एग्जाम दिया था, पर सवाल ही कहाँ से पूछ दिया, हमें पता ही नहीं चला। तो ऐसी बात नहीं है, एक सवाल के कई आंसर हो सकते हैं, और उसको जानना आपके लिए जरूरी है। और वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपके फाउंडेशन बैच से मिलेगा। फिर भी कोई नहीं, आप क्वेश्चन बैंक से जुड़े रहिए, हमारे इस डिटेल सेशन में जुड़े रहिए, आपको एक एक क्वेश्चन से जुड़ी लगभग लगभग सारी पॉइंट को कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हम लोग एक सिरे से चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर परमाणु जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी एटम, उसे कहते मैंने किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का जो निर्माण खंड होता है ना, वो एक छोटा सा पार्टिकल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग परमाणु बोलते हैं, बोले तो एटम। और उन्हीं एटम से मिलकर उस पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए इसे निर्माण खंड बोलते हैं। इसे एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्माण खंड बोलते हैं। और अगर इन्हें एक शब्द में बोला जाए, अच्छा, इसे निर्माण खंड तो बोल दिए, और यदि दो पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया कराया जाए, यानी दो पदार्थ के अगर आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो दोनों पदार्थ मिलकर जो तीसरी पदार्थ बनाती है ना, उन दोनों पदार्थ के रिएक्शन में ये एटम का ही रोल होता है, यानी कि एटम ही अभिक्रिया करके अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं और एक नए बॉन्ड को तैयार करते हैं। एटम किसे कहते हैं? तो अभी आपको बताएं कि एटम वह छोटा से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का काम करता है। तो ये क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का काम करता है, और इसके बारे में हम थोड़ी विशेषता, किसकी, एटम की विशेषता के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये रहा एटम, ये एटम है, ठीक है, एटम है। इसका जो वेट होता है, सॉरी, द्रव्यमान जो होता है ना, वो इतना कम होता है कि आप हाथों से तो फील नहीं कर सकते, लेकिन इसे जो नापा गया ना, इसकी जो साइज होती है ना, ये देखने में भले हमने जूम करके बनाया है, लेकिन इसकी साइज बहुत छोटी है, और इतनी छोटी होती है कि आप उन्हें नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। कितनी छोटी होती है? तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसकी साइज 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। इतनी छोटी साइज आप सोच सकते हैं, यानी इसी को हम लोग 0.1 नैनोमीटर कह सकते हैं, ठीक है, ये इसकी साइज हो गई। तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान कितना होगा? इसकी जो द्रव्यमान होगी ना, वो बहुत कम, AMU के बराबर होता है। 1 AMU के बराबर होता है। AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी हम लोग क्या चर्चा किए? साइज की चर्चा किए, द्रव्यमान की चर्चा किए, और देखिए, एटम जो कि बहुत छोटा और बारीक कण है ना, क्योंकि ये बहुत देखने में छोटा और बारीक कण होता है, और अगर आप जूम करेंगे तो इसके नाभिक में आपको देखने को मिलेगा, इसके जो नाभिक, जो एटम है ना, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होता है। बाकी बाहर में सेल होते हैं, 4 सेल होते हैं, वो अभी आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको पता चल गया इसका वेट के, द्रव्यमान के बारे में। तो और इनका जो द्रव्यमान नापा जाता है ना, हालांकि ये एटम है, ये एटम का ही प्रकार है, ठीक है, लेकिन इसका जो ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान होता है, मोस्ट, वो उसकी न्यूक्लियस में होता है। ये बीच वाला है ना, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। तो जान के आपको हैरानी होगी, इसका द्रव्यमान का 99.94% द्रव्यमान वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में होता है। हिंदी में बोलते हैं नाभिक, नाभिक में होता है। और
इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर में चक्कर लगाते रहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे आगे कि न्यूट्रॉन कब आया, प्रोटॉन कब आया, इलेक्ट्रॉन कब आया, कैसे कैसे इस एक एटम के बारे में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ, और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किन किन वैज्ञानिकों का देन है। ये सारी बातों को की चर्चा करेंगे हम लोग। आई बात समझ में? इसका साइज कितना है? 0.1 नैनोमीटर है। इसका वेट 1 AMU के बराबर होता है, जिसमें से 99.94% भार कहाँ होता है? उसके न्यूक्लियस में होता है। बाकी 0.06% वेट कहाँ होता है, द्रव्यमान कहाँ होता है? बाकी के सेल में, इलेक्ट्रॉन वगैरह में होता है ना। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हम लोग जान गए इतना बात, परिभाषा भी जान गए। देखिए, परमाणु के बारे में तो हम लोग सिंपल बोल देते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, बोल तो देते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये पदार्थ का वैसा कण है जो पदार्थ का मूलभूत संरचना तैयार करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्माण खंड बोलते हैं। लेकिन ये नाभिक शब्द की उत्पत्ति जो है ना, हालांकि इससे पहले, जॉन डाल्टन से पहले भी एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, यूनानी दार्शनिक हुआ करते थे, डेमोक्रेट्स नाम करके। उन्होंने 450 ईस्वी में ही थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, लेकिन वो आधी अधूरी जानकारी थे। फिर भी वैज्ञानिकों के लिए पहला चरण आधी अधूरी ही होती है, बाद में उसे संशोधित करके रूप को बदला जाता है। तो 450 ईस्वी में, तब 450 ईस्वी में एक यूनानी दार्शनिक थे, कौन? डेमोक्रेट्स करके नाम करके, डेमोक्रेट्स नाम करके था। कहाँ का था ये? यूनानी दार्शनिक था। ये यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने कहा था कि सभी पदार्थ, इसने, डेमोक्रेट्स ने कब कहा था? 450 ईस्वी में। इन्होंने कहा था कि सभी पदार्थ एक अविभाज्य कण से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग एटमॉस कहते हैं। यानी कि डेमोक्रेट्स के अनुसार से, जो अभी हम लोग एटम पढ़ते हैं, वो उनको क्या कहे थे कि सभी पदार्थ एक अविभाज्य कण से मिलकर बना हुआ है, अविभाज्य कण से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस। जिसे उन्होंने एटमॉस नाम दिया था। पर इन्होंने ना उस कण को, जो आज हम लोग एटम पढ़ते हैं, ये एटम है ना, ये एटम, उन्हें ये अविभाज्य बताया था। अविभाज्य मतलब ये टूट नहीं सकता है। और उनके बारे में, ये मतलब ये जो डेमोक्रेट्स है, इनके बारे में ये नहीं बताया था कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन ये जरूर बोले थे कि सभी पदार्थ के छोटे छोटे कण जो कि अविभाज्य है, जिनका नाम एटमॉस है, उन एटमॉस से मिलकर ही पदार्थ का निर्माण हुआ था। ये किसने कहा था भाई? डेमोक्रेट्स ने कहा था 450 ईस्वी में। लेकिन चूंकि ये मॉडल आधी अधूरी थी, धीरे धीरे समय बीतता है, दौर 1803 की आती है। देखिए, सोचिएगा कि 450 कहाँ है, 1803 कहाँ है। क्योंकि देखिए, साइंस को डेवलपमेंट होने में ना बहुत समय लगता है, और एक डेवलपमेंट होने में भले ही समय लेता है, लेकिन ये वेल वेरीफाइड होता है। मतलब आप इसको बाद में बदल सकते हैं, चांसेस होती है, लेकिन बहुत कम बदल सकते हैं। समझ में आई बात? इसलिए साइंस जो है ना, कभी भी मिथ्या पे डिपेंड नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। 1803 में जॉन डाल्टन नाम का वैज्ञानिक, पूरी नाम लिखेंगे तो समझ लग जाएगा, जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने परमाणु संरचना सिद्धांत दिया था। किसने? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। कब दिया? 1803 में। इन्होंने इनके बात का समर्थन तो किया। किसने? जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि ठीक है, डेमोक्रेट्स ने कहा था कि सभी पदार्थ एक अविभाज्य कण से मिलकर बना हुआ है, जिससे हम लोग एटमॉस कहते हैं। इन्होंने भी उसी बात को दोहराया कि सभी पदार्थ एक छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्व, भिन्न भिन्न पदार्थ, भिन्न एटम से मिलकर बने होते हैं। तो उन्होंने सही कहा कि अलग अलग पदार्थ की जो प्रकृति होती है, यानी एटॉमिक प्रकृति होता है, एटॉमिक नेचर होता है, वो भिन्न भिन्न होगा। इस पदार्थ की जो एटॉमिक नेचर है वो अलग होगा, इस पदार्थ की एटॉमिक नेचर जो है वो अलग होगा। तो उनके अनुसार वो भी सही था। तीसरा बात उन्होंने कहा कि एटम अविभाज्य और अविनाशी होते हैं। तो पहला बात इन्होंने ये कहा। दूसरा बात क्या कहा कि नेचर ऑफ एटम,
ये क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। एक ही तत्व में सभी परमाणु एक जैसे मिलेंगे। कहाँ पे, एक तत्व में या एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। उधर तो आपको दिखेंगे नहीं, ऊपर लिखा है समान होते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग एटम कहते हैं, और पदार्थ के एटम की प्रकृति, एक ही तत्व के सभी परमाणु की प्रकृति, सभी एटम का नेचर एक जैसे होंगे। ये भी बात सही था। तीसरी बात उन्होंने कही कि एटम जो है ना वो अविभाज्य पार्टिकल है। एटम क्या है, अविभाज्य और अविनाशी पार्टिकल है। हालांकि इसे मॉडर्न थ्योरी में बदला गया। यहीं पे इन्होंने मिस्टेक कर दिया। क्या, उन्होंने कहा कि एटम जो है ना वो अविभाज्य और अविनाशी है, लेकिन ये जो शब्द जोड़े थे उन्होंने कि अविभाज्य है, इनसे इसका मॉडल पर बुरा प्रभाव पड़ा, साइडबैक पड़ा। साइडबैक पड़ने का कारण रहा कि बाद में ये इसका थ्योरी गलत हो गया। कैसे, इन्होंने कहा था अविभाज्य है, अगर ये अविभाज्य होता, देखिए अगर ये अविभाज्य होता तो हमें न्यूट्रॉन का पता नहीं चलता। ये तो एक एटम है ना, और ये एटम का ही बात कर रहा है। ये एक एटम है जिसमें से एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, और इनके अनुसार से एटम क्या थे, अविभाज्य थे। और अगर अविभाज्य थे तो ये फिर प्रूफ नहीं होता, ये अलग अलग हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये अलग अलग हैं। तो जब इनके बारे में, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चला, तो फिर ये किसका, जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था ना वो गलत साबित हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी भी हम लोग जो मानते हैं ना परमाणु सिद्धांत, वो लगभग लगभग जॉन डाल्टन का ही मानते हैं। उसके बाद चौथी पॉइंट इन्होंने कहा, चौथी बात, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद एटम पुनः समायोजित हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद एटम पुनः समायोजित हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। किसने, जॉन डाल्टन ने, कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद एटम क्या होते हैं, पुनः समायोजित होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ जब अभिक्रिया करता है ना तो उसके एटम टूटते नहीं है, वो तो फिर होते क्या है, उसके जो एटम होते हैं ना वो एक बॉन्ड को छोड़कर दूसरे बॉन्ड में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब एक बॉन्ड को तोड़कर दूसरी बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन वो अविनाशी होते हैं, विनाश नहीं होते हैं। कहने का मतलब है, जब आप पानी का निर्माण देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो पानी का कण बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिए, तो यहाँ हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के एटम है। ये अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्शन किए, अभिक्रिया किए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण जो कि अभी अभी अलग अलग बॉन्ड में है, यहाँ आके एक नया बॉन्ड का निर्माण किया है ना, पानी का, H2O, वाटर का। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद एटम पुनः समायोजित हो जाते हैं। तो पुनः समायोजित एटम अभी अलग अलग थे, पुनः समायोजित हो गए, तो ये बात भी उनकी सत्य निकली। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतनी अच्छी थ्योरी देने के बाद उनका एक गलती, उन्हें उनके सारे मेहनत पर पानी फेर डाला। कौन सी गलती, कि एटम अविभाज्य और अविनाशी पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इनके बाद धीरे धीरे समय बदलता है। ठीक है, बोर मॉडल आया, वो आया आपका 1913 में। ठीक है, बोर्ड में तो जगह नहीं है, एक काम कीजिए आप स्क्रीन शॉट मारिए, थोड़ी सी हम साफ करते हैं इस साइड की, है ना, आपको बताते हैं डिटेल। चलिए, बोर्ड तो साफ हो गया। अब देखिए, अभी तो हम लोग कहाँ तक थे कि 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, और उसके अनुसार से ये सारी बातें परमाणु के संदर्भ में उन्होंने बताया था। लेकिन देखिए, इन्होंने एक तो बता दिया क्या, कि ये सारी बातें तो सही है, लेकिन उनका ये जो शब्द था अविभाज्य, ये ही सबसे बड़ा ब्लंडर का कारण रहा। कि 1800 कब बताया था इन्होंने, 1803 में। ये बात बाहर कब हुआ कि ये परमाणु अविभाज्य न होकर विभाज्य है, तो वो हो गया 1897 में। कब, इसमें इस वक्त क्या हुआ था भाई, तो इस वक्त जो है ना इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया था। जब इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया तो चूंकि एटम, देखिए ये एटम है,
ये रहा एटम, ये रहा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये अभी आप मत मान के चलिए, ये पूरा एटम है। इन्होंने कहा था कि एटम अविभाज्य है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई 1897 में, तो फिर इनके सिद्धांत को फॉल्स माना गया। एक और सिद्धांत आया 1913 में, उसका नाम था बोर मॉडल। कब? 1913 में। इन्होंने कहा था कि इन्होंने भी देख लिया ना कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब होगी। देखिए 1803 में इन्होंने थ्योरी दिया, और कितने साल जाके 94 साल जाकर जाने के बाद 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। इससे पता चल गया कि जॉन डाल्टन ने जो बात कही थी कि परमाणु अविभाज्य है, वो गलत साबित हो गया। क्यों? क्योंकि परमाणु अविभाज्य होता तो फिर ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिलता ना। उसके बाद जो बोर थ्योरी आया, बोर मॉडल आया, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि 1897 में जिसकी खोज जे जे थॉमसन ने किया था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एटम में घूमते रहता है, एटम के बाहरी कक्षा में घूमते रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, यानी ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ये किसने कहा था? बोर ने कहा था। और उसने एक बात ये भी कहा था, ये जो एटम एटम में इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये कहाँ लगाते हैं? वो एक कक्षा में लगाते हैं, एक कक्षा नहीं बल्कि चार चार कक्षा में लगाते हैं। उसका नाम उन्होंने बताया था के एल एम एन। ये कक्षा कक्षा में लगाती है चक्कर, कौन? इलेक्ट्रॉन। तो उसका नाम क्या दिया कक्षा का? के एल एम एन। ये के एल एम कौन है? ये रहा पहली कक्षा के, ये रहा दूसरी एल, ये तीसरी एम, और ये रही चौथी एन। ये के एल एम एन क्या है? कक्षा है। ये किसने बताया था? बोर ने बताया था। तीसरी बात इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, जैसे ये कक्षा में अपनी अपनी कक्षा में घूम रहा है ना, तो कभी कभी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में चली जाती है, बाहर वाली कक्षा में, मैंने बड़ी कक्षा में। कभी कभी ये भी होता है कि घूमते घूमते ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर अपने नीचे वाली कक्षा, यानी छोटे कक्षा में शिफ्ट हो जाता है। तो ये उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कभी बाहरी कक्षा में चली जाती है, कभी अंदर वाली कक्षा में चली जाती है। तो फिर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कब बाहरी कक्षा में जाएगी, कब अंदर वाली कक्षा में जाएगी, ये कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा, जब ऊर्जा को ग्रहण करेगा, बहुत सारा एनर्जी आएगा, बहुत सारा एनर्जी आएगा, तो वो क्या करेगा? छोटे कक्षा को छोड़कर बड़े कक्षा में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। ज्यादा एनर्जी आने के बाद वो छोटे से बड़े बन जाता है, मतलब छोटे अपने से जो भी कक्षा में है उनसे बाहरी कक्षा में शिफ्ट हो जाता है। कब? ऊर्जा अवशोषण करने के बाद कहाँ आ जाता है? बाहरी कक्षा में। और जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, फिर क्या होगा? तो ऊर्जा इसके पास जब उत्सर्जित हो जाता है, यानी ऊर्जा घट जाता है, तो फिर ये क्या करते हैं? अपनी कक्षा को छोड़कर अपने अंदर वाली कक्षा में शिफ्ट हो जाते हैं। वही मैंने लिखा कि जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, फिर वो क्या करता है? वो अपने आंतरिक यानी अंदर वाले सेल में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। और एक बात और कि ये तो एटम हो गया, एटम में ये सेल हो गए, चार सेल, ये तो पता चल गया बोर मॉडल से। ये जो एटम है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, सेल में एक अंदर वाले सेल में, बाहर वाले सेल में, या किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये हमें कैसे पता चलता है? तो इसके लिए एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? 2n²। ये सूत्र है। इन्होंने कहा कि पहली कक्षा जो होगी, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। पहली कक्षा का के, दूसरी की एल, तीसरी की एम, चौथी की एन। ये जो कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? तो पहले ये एन क्या है? नंबर ऑफ सेल है, यानी कि कक्षा की संख्या है। ये अगर पहली कक्षा की निकालेंगे, तो यहाँ पहली के मतलब एक डालना पड़ेगा। एक डालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक गुना एक एक, एक गुना दो दो, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरी कक्षा में बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेल कितना है? दो। तो दो दुना चार दुना आठ हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? 18।
ये हो जाएगा 32। आई बात समझ में? ये किसका, ये सारी बातें किसका देन है? बोर मॉडल यानी बोर का देन है। कब दिया था भाई? 1913 में दिया था। देखिए थोड़ी सी बोर्ड साफ करनी थी, साफ हो गई। तो ये तो क्या हो गया भाई, इसको तो बोर के अनुसार से इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, मैंने कक्षा। उन्होंने बताया कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बाद में इन्हें पता चला कि ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं रहते हैं, वो उप कक्षा बनाकर रहते हैं, यानी सब सेल बनाकर रहते हैं। और ये सब सेल कितनी है? सब सेल है 4। कौन कौन? एस, पी, डी, एफ। ठीक है। जो पहली कक्षा है यानी कि के सेल में कितने हैं? सिर्फ एस सब सेल हैं, एक। दूसरी जो एल है उसमें कितने सब सेल हैं? तो 2। कौन कौन? एस और पी। तीसरी जो सेल है उसमें कितने सब सेल हैं? 3, एस, पी, डी। और चौथी में उसी तरह से एस, पी, डी, एफ। आप सब सेल को इस तरह से मान सकते हैं, जैसे पहली कक्षा में एक सेल है, यानी पहली कक्षा में सेल कितने हैं? एक। पहली सेल है ना, सेल की संख्या 1, और उसमें सब सेल की संख्या भी 1, यानी एस। ये पूरी की पूरी क्या है? एस सब सेल, ये पूरी। दूसरी में 2 है, तो ये दूसरी है ना, एल वाली। हाँ, तो 2 सब सेल है, मान लेते हैं ये 2 सब सेल है। ये रहा 2 सब सेल। इधर मान लेते हैं, मान लीजिए एस है, इधर मान लीजिए पी है, 2 सब सेल। उसी तरह से और भी बाकी एस पी डी 3 भाग में बांट लीजिए, 4 एस पी डी है तो 4 भाग में बांट लीजिए। आई बात समझ में? और बारीकी से पता चला कि इलेक्ट्रॉन सेल में तो रहते ही हैं, उसके अंदर कहाँ रहते हैं? सब सेल में। और इसके भी अंदर झांक के देखा गया तो कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं ऑर्बिट में, ऑर्बिट में। तो पहली जो सेल है उसमें कितने ऑर्बिट रहते हैं? आप ऑर्बिट को इस तरह से मान सकते हैं, एक बॉक्स की तरह से, एक ही ऑर्बिट रहता है। दूसरी कक्षा में 2 ऑर्बिट रहते हैं, लेकिन इसमें 3 भाग है ना। तीसरी कक्षा में उसी तरह से ये एस, ये एस पी, एस पी, तो इसमें एस पी डी है, तो लीजिए एस पी 1 2 3 4 5 डी। इसमें कितने हो जाएंगे? एस पी डी एफ 1 3 5 7, 1 3 5, और इसी तरह से, अरे ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, 7। समझ में आ गया? इसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इसी तरह से इसमें 8, इसी तरह से भरते जाइए। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ चलते हैं भाई? सेल में। हाँ, लेकिन और अंदर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा सब सेल में, और उससे के और अंदर झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑर्बिट में चल रहा है। कितने, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 2। सेकंड वाले सेल में कितने सब सेल हैं? 2। कौन कौन? एस और पी। और टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, 8 इस तरह से। तीसरे वाले सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और सब सेल की संख्या 3, एस पी डी। चौथे वाले ऑर्बिट में, सॉरी, चौथे वाले सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 और सेल सब सेल की संख्या 4। कौन कौन? एस पी डी एफ। और उसको इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए आइए समझते हैं। अब तक में इतनी जानकारी तो हो गई होगी कि एक एटम में अंदर वाले भाग में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। बाहर वाले 4 सेल में इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। इसके जो भार होते हैं ना, एक एटम के जो भार होते हैं, वो नाभिक में जो भी कण मौजूद होते हैं उसके भार का योग होता है एक एटम का भार। तो अंदर में क्या है? नाभिक में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार का योग
इसी को परमाणु भार बोलिए या फिर द्रव्यमान संख्या बोलिए या फिर इसी को न्यूक्लियन बोलिए। ये सब के सब एक ही बात है और इसे हम लोग ए से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? ए से डिनोट करते हैं, यानी ए बराबर हम लोग कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये चलिए अभी हम सिंबल का यूज नहीं कर रहे हैं, हालांकि नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी एक नाभिक के, एक परमाणु के अंदर जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं उन्हीं के भार का योग को हम लोग उस एटम का भार समझते हैं। ठीक है, तो एक एटम का परमाणु भार बोले या द्रव्यमान संख्या बोले या न्यूक्लियन बोले, एक ही बात है और इन सभी को ए से डिनोट करते हैं। और ए का मतलब यही है ना कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके भार का योग। ठीक उसी तरह से हम लोग, ये एटम है, एटम की अपनी संख्या होगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बोलिए या फिर परमाणु क्रमांक बोलिए या फिर परमाणु संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितनी इलेक्ट्रॉन रहती है ना सेल में उतनी ही प्रोटॉन रहती है नाभिक के अंदर। मतलब एक शब्द में बोल सकते हैं आप क्या, कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है किसी भी एटम में। दूसरी बात कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करते रहते हैं और प्रोटॉन अंदर में स्टेबल रहता है, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। और किसी भी एटम का पहचान ये प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन, हालांकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कहना गलत है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये प्रोटॉन की संख्या ही किसी भी एटम का पहचान होती है। ठीक है, यानी जितनी प्रोटॉन की संख्या रहेगी उसको, उस एटम को उसी के नाम से जानेंगे कि इस एटम का परमाणु क्रमांक कितना है, जितना उसके अंदर प्रोटॉन रहेगी। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, बोल सकते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। ये सबको सबका क्या है, ये एक ही है। इसको हम लोग बड़ी जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, किसको? परमाणु संख्या को या परमाणु क्रमांक, एक ही बात है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक ही बात है। इसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं, यानी कि जेड जो है, यानी परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, क्योंकि अभी हम बताएं कि जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उसी को हम लोग परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या कहते हैं। और जितनी एक एटम में जितनी परमाणु प्रोटॉन की होती है, एटम में जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है। तो परमाणु संख्या को हम लोग प्रोटॉन की कुल संख्या मतलब बोल सकते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बोल सकते हैं। कोई गलत बोले? कोई गलत नहीं बोले हैं। याद रखिए, आगे चलिए। तो आपका जो क्वेश्चन प्रश्न था ना कि एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, जिसमें से आपका आंसर था द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या ये ए, है ना, और क्या बोला था? परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या जेड का अंतर, ये एक आंसर दिया था आपका। क्या अब आप यहां से देख के बताइए तो क्या एक ही आंसर होगा? चलिए हम तत्काल थोड़ी देर के लिए इसको हम मिटा ही देते हैं, नहीं तो आपको डिस्टर्ब करेगा ये। क्या एक ही आंसर होगा? बताइए। अगर हम आपको न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ दें तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, अंदर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है जो कि क्या है, परमाणु भार है, यानी यहाँ पे हम मिटा के ही गलती कर, न्यूट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन है जो कि क्या है, परमाणु भार है। और आपको पूछ क्या रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या। ये क्या है? टोटल प्रोटॉनों की संख्या। यदि आप इसमें इसमें परमाणु भार में यानी n+p में p को घटा देंगे तो जो बचेगा n ही बचेगा ना, न्यूट्रॉनों की संख्या ही बचेगा ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसमें उसको घटा देते हैं। इसमें बोले तो इतना बोले तो ये a माइनस p, जेड, सॉरी
जेड। ये हो गया आपका समेकित रूप से आंसर, लेकिन आपका ऑप्शन में इस हिसाब से भी दे सकता है। देखिए 10 हम पुराते हैं, पहला तो ये हो गया। दूसरा, इसी में ना इसको घटाना है जी, तो इसको इस तरह से भी तो घटा सकता है। परमाणु भार घटा परमाणु संख्या, पहला आंसर। परमाणु भार घटा परमाणु क्रमांक, दूसरा आंसर। परमाणु भार घटा नंबर ऑफ प्रोटॉन, तीसरा आंसर। उसी तरह से इसका भी 3 3 लीजिए, इसका भी 3 3 लीजिए, तो टोटल कितने होंगे? 9। मतलब कि टोटल मोटा मोटा 10, एक लगा के 10 आंसर हो गया। ठीक है, टोटल 10 आंसर हो गए। कैसे हो गए ये तो आप जान ही गए। थोड़ी देर के लिए इसको छापिए, फिर हम जब इन पे चर्चा हुआ ही है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। छापिए, नहीं तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं मिटा के। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए चलिए अब क्लास की आखिरी टॉपिक, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चर्चा हुई है तो थोड़ी बहुत उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर साइन माइनस होता है। इसकी खोज 1897 में किया था। किसने किया था आपको याद होगा? जे थॉमसन ने किया था। वहीं आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसकी साइन ऐसी होती है। इसकी खोज कब हुई थी? 1919 में। इसकी खोज किसने किया था भाई? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने किया था। उसी तरह से न्यूटन की, इसकी साइन ऐसी होती है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1932 में। और इसका खोज किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। जेम्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स ने किया था। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1 पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके आगे नेगेटिव लगाते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसी तरह से प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए इसके आगे प्लस लगाते हैं, मानने यानी कि कुछ नहीं लगाते हैं। पर इसका भी चार्ज सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वहीं आप न्यूट्रॉन की बात करें, क्योंकि इसकी सिंबल ऐसी है और इस पर चार्ज 0 होता है, यानी कि ये आवेशहीन होता है, इसलिए इसको लिखते हैं आवेशहीन। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये हो गया पार्टिकल, ये ईस्वी, ये खोजकर्ता, ये हो गई उसके आवेश। इसके द्रव्यमान के बारे में भी थोड़ी बहुत जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान कितना होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। 31 kg होता है। वहीं आप प्रोटॉन की द्रव्यमान की बात करेंगे तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक उसी तरह से जब आप क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे, तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान भी ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। कितना? तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, ये दो चार बातें हम लोग जानेंगे। देखिए, एक चीज आपको देखने में लगेगा, इसमें सबसे हल्का पार्टिकल कौन है? अब आप देखते हैं, लीजिए देखते ही बता दीजिए। तो आप पाते हैं कि इसमें ना सबसे हल्का पार्टिकल लगभग लगभग, बताइए तो देख के आंसर। हम तो बता ही देंगे, आप तो बताइए। देखिए, इसमें सबसे, आप लोग को लगता होगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे थ्योरी वगैरह या मैथ को सही से नहीं पढ़े होंगे, उन्हें लगता होगा कि अरे बाबा, ये तो 10 पे पावर 31 है, ये तो 27 ही है, 27 ही है, तो उस हिसाब से ये बड़ा पावर है, तो इसका वेट अधिक होगा। देखिए, क्योंकि पावर के आगे क्या है? माइनस है, इसलिए पावर में माइनस लगने के कारण जितना बड़ा नंबर उसका वेट उतना ही कम, यानी इसका द्रव्यमान उतना ही कम। इसलिए सबसे हल्का पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या है? सबसे लाइट वेट होता है, यानी सबसे हल्का पार्टिकल है, हल्का कण है। ठीक है, और ये दोनों की जो
है लगभग लगभग समान है, देख लीजिए, है ना। यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेट बराबर प्रोटॉन का मास। आई बात समझ में? तो आपका सवाल का जवाब मिल गया। 10 कैसे आंसर होते हैं वो आपको पता चल गया ना। तो देखिए, कोई भी प्रश्न है उसके बारे में अगर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ना, तो समय तो लगेगा और आपको समय देना ही पड़ेगा। अगर आप समय नहीं देंगे तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि एक आंसर के एक प्रश्न के 10-10 आंसर कैसे होते हैं। और अगर आपने समय दिया है तो फिर आपका फ्यूचर बढ़िया है, और क्या कह सकते हैं इस समय। चलिए, आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रोकते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।